सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम कक्षा 12वीं की जो हिंदी की जो आरोह पुस्तक है, उस आरोह पुस्तक के अंतर्गत पाठ आता है उषा, उस पाठ का अध्ययन आज प्रारंभ करेंगे। और इस पाठ के कवि है शमशेर बहादुर सिंह। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी पाठ प्रारंभ करने से पूर्व पहले हम उस पाठ के कवि के बारे में जानते हैं। तो उसी श्रृंखला में अब हम शमशेर बहादुर सिंह जो कि इस पाठ के कवि है, उनके जीवन का कुछ संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह एक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में से अपना स्थान तो रखते ही है। और ऐसे महानतम कवि का जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ और उत्तर प्रदेश में हुआ। इसके अलावा इनका निधन सन 1993 ईस्वी में हुआ। इसके अलावा जो बात हमको जानकारी के लिए कि इन्होंने अपनी रचनाओं में प्राय खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। छायावादी शैली भी इनकी प्रमुख विशेषता रही है। और इसके साथ साथ तत्सम, तद्भव इत्यादि शब्दावली भी इनकी रचनाओं में देखने को हमको मिलेगी। और अनुप्रास और इत्यादि अलंकारों का प्रयोग भी हम इसमें देखेंगे। एक बात और विशेष आती है कि इनकी रचनाएं जो है छंद मुक्त, अर्थात जिसको हम मुक्तक छंद भी लिख देते हैं, उनमें इनकी रचनाएं लिखी गई है। इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचनाओं में प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, ये दूसरी रचना है। इसके अलावा चुका भी नहीं हूं मैं, एक रचना, इतने पास अपने, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। और इतनी श्रेष्ठ रचनाएं लिखेंगे तो निश्चित रूप से इनको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो उन्हीं पुरस्कारों की श्रृंखला में साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान, ये इनके प्रमुख सम्मान माने जाते हैं। इसके अलावा अन्य जो साहित्य के सम्मान है वो तो इनको समय समय पर प्राप्त होते रहे। तो इन्होंने जो पाठ लिखा है उषा, उसका अब हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए बालकों, उषा होता है, पहले मैं बता दूं उषा होता क्या है। कि आपने देखा होगा कि सूर्योदय जब दिखता है हमको, सूर्योदय होता हुआ, तो सूर्योदय क्या है कि सूर्योदय से पूर्व भी हमको प्रकाश दिखाई देता है। कई बार ऐसा होता है कि सूर्य दिखता है, उसके पहले भी हमको प्रकाश, तो वो होता है उषा काल। अब उषा काल में क्या होता है कि सूर्य उगता है तो उसकी लालिमा युक्त, उसकी जो किरणें हैं वो लालिमा युक्त रहती है। अब लालिमा युक्त किरणें रहती है तो वो धरती पर पड़ती है। तो किस प्रकार वो दृश्य दिखाई देते हैं उसको विभिन्न प्रतिमानों और बिंबों के माध्यम से कवि ने इस भाग में प्रकट किया है। तो लालिमा युक्त, अब जब सूर्य प्रकाश होता है तो निश्चित रूप से धरती का, क्योंकि अंधकार है, धरती पर पूरी तरह अंधकार छाया हुआ है, तो उस पर अंधकार में लालिमा युक्त किरणें पड़ती है तो उसका दृश्य किस प्रकार का दिखाई देता है वह सब इस पाठ में प्रकट किया गया है। और एक विशेष बात है कि बिंबात्मक शैली इसमें प्रयोग की गई है, बिंबात्मक या प्रतीकात्मक। तो यहाँ पर कई बार प्रकट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस कविता में बिंबात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, स्पष्ट कीजिए। तो हमको स्पष्ट करने के लिए इसकी व्याख्या भी जरूरी है जानना। तो क्या होता है, जैसे प्रातः काल आकाश, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, कि प्रातः काल आकाश जो है नीले शंख की भांति बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। बहुत कुछ कैसा था, नीले शंख की भांति। तो यहाँ पर जो प्रथम पंक्ति का अर्थ है कि प्रातःकाल जो आकाश है वह नीले शंख की भांति प्रतीत हो रहा था। तो नीले शंख से उसकी तुलना की गई है, उपमा अलंकार हो गया। यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया, आकाश की तुलना नीले शंख से की है, इसलिए उपमा अलंकार हो गया। भोर का नभ, भोर का मतलब प्रातःकाल से पूर्व का जो उषा का जो आकाश है वह नीले शंख की भांति बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। यहाँ पर इस प्रथम दो पंक्तियों का अर्थ हो गया। और कैसा लग रहा था, जैसे उस समय संपूर्ण वातावरण ऐसा लग रहा था जैसे राख से लिपा हुआ चौका हो। जैसे गाँव में हमने देखा होगा कि चूल्हा जो बनता है उस चूल्हे के आसपास हम इस प्रकार चौका बना देते हैं, और यहाँ पर चूल्हा, तो उस चूल्हे के आसपास चौका रोज उसको राख से लीप देते हैं ताकि पवित्रता उसकी बनी रहे। तो ऐसा दृश्य वातावरण में, ऐसा दृश्य उपस्थित हो रहा था जैसे राख से लिपा हुआ चौका हो। अब राख से लीपते हैं जब चौका को तो उसके ऊपर हल्की हल्की जो है लाल रंग की कुछ शगुन के तौर पर उस पर छिटका देते हैं। तो ऐसा दृश्य उस समय दिखाई दे रहा था। अभी गीला पड़ा हुआ है, और राख से लिपा हुआ चौका भी कैसा कि अभी अभी लिपा है इसलिए गीला पड़ा हुआ है। तो हल्का गीलापन भी उसमें रहता है। जैसे आपने देखा होगा प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें निकलती है
तो वातावरण में कुछ नमी रहती है, उस वातावरण की नमी को किससे तुलना की उसने? राख से लिपे हुए चौके से। तो यहां पर भी एक उपमा दी गई है उस वातावरण की राख से लिपे हुए चौके के समान। अब दूसरी बात, अन्य बिंबों के माध्यम से इसको प्रकट करते हैं कि ऐसा लगता है, या फिर बहुत काली सिल पर जरा से, कि बहुत काले रंग की जो सिल है, सिल बट्टे जो जानते होंगे आप, सिल जिसपे चटनी पीसते हैं, तो ऐसा लगता है, संपूर्ण दृश्य ऐसा लग रहा था कि जैसे काली सिल पर जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो, जैसे उस सिल बट्टे पर काले रंग की होती हो, उस काले रंग पर कोई लाल केसर धुल गई हो। लाल केसर धुलने का मतलब हल्की हल्की स्लेट, उस सिल का रंग कौन सा? काला, और उस काले पर हल्की हल्की के लाल केसर उड़ेल दी जाए, तो उस कालीमा युक्त वातावरण में वो लालिमा युक्त जो केसर है वह इतनी सुरम्य लगती है कि देखने में बहुत ही आकर्षक लगती है। उसी प्रकार धरती का वातावरण भी कुछ ऐसा हो रहा है कि अंधकार युक्त इस धरती पर जब सूर्य की लालिमा युक्त किरणें पड़ती है तो कैसी दिखाई देती है? जैसे काली सिल पर किसी ने केसर उड़ेल दी हो। ठीक है, तो यहां पर भी इसकी तुलना की गई है। दूसरी, इस बात से अगर स्पष्ट नहीं होती तो दूसरी बात बता रहे, उपमा दे रहे कि स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, या फिर स्लेट पर, स्लेट कौन सी होती है? जिसपे लिखते हैं, काली रंग की स्लेट होती है, उस पर लाल खड़िया से किसी ने कुछ मल दिया हो, लिख दिया हो, तो इस कारण से उसका दृश्य भी बड़ा ही अद्भुत और सौंदर्य युक्त लग रहा है। तो संपूर्ण वातावरण में लालिमा युक्त किरणें जब इस धरती की कालिमा युक्त वातावरण पर पड़ती है तो इस प्रकार के दृश्य हमको दिखाई देते हैं, जिसकी तुलना किसने की है? कवि ने किससे की है? काली सिल पर जैसे कोई ने केसर उड़ेल दी हो, या फिर काली स्लेट पर लाल खड़िया मल दी हो, या फिर अब उसमें देखो नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे, और उस समय वो जब सूर्य की किरणें पड़ती है, सूर्य का प्रतिबिंब, ऐसा लगता है जैसे सुबह सुबह हमने देखा होगा प्राकृतिक जो जल स्रोत है उसका पानी बिल्कुल शांत रहता है, और शांत पानी में अपना प्रतिबिंब आराम से दिखाई देता है। तो उस समय जो सूर्य का प्रतिबिंब इस पर पड़ रहा था पानी में, तो ऐसे लग रहा था जैसे गौर झिलमिलाती देह, जैसे किसी गौर वर्ण सुंदरी की झिलमिलाती हुई देह, शरीर उसमें हिल रहा हो, ऐसा वो दृश्य दिखाई दे रहा था। तो उस सूर्य का प्रतिबिंब उसमें कैसे दिखाई दे रहा था? पानी के स्रोत में, जैसे गौरवर्ण सुंदरी की देह, उस झिलमिलाती हुई देह उस पानी में हिल रही हो, इतना सुरम्य वातावरण वहां पर दिखाई दे रहा है। बड़ा ही अद्भुत चित्रण यहाँ पर हुआ है, बहुत ही सुंदर उपमा अलंकार में ये चित्रण हुआ है। और उसके बाद में और के बाद में रिक्त स्थान दे दिया, अर्थात और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, और इसी समय सूर्योदय अपने पूर्ण रूप से सूर्योदय हो गया। वो सूर्योदय के पहले का वर्णन पढ़ा था हमने, अब सूर्योदय के साथ साथ ही जैसे इस सौंदर्य का जादू अपने आप ही टूटता हुआ सा नजर आता है, जैसे संपूर्ण जादू अब टूट गया हो, ऐसा वो दृश्य दिखाई दे। तो कवि ने ऐसा क्यों कहा, प्रश्न आ जाता है। तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा कि प्राकृतिक जो उषा काल का जो सौंदर्य है वो बड़ा ही अद्भुत होता है, बड़ा ही सुरम्य होता है। ऐसे लगता है कि संपूर्ण धरती पर कोई नीले आकाश जो है नीले संग की बाती नजर आ रहा था, और धरती की कालीमय युक्त वातावरण में हल्की हल्की लालिमय युक्त किरणें जब पड़ती थी सूर्य की, तो दृश्य बड़ा अद्भुत रहता था। इस बात को उन्होंने कई बिंबों से प्रकट किया, और ये जैसे ही सूर्योदय हुआ तो वह सूर्योदय के साथ ही वो लालिमय युक्त जो किरणें हैं वो समाप्त हो जाती है, और सूर्य पूर्ण रूप से उदय होने के साथ ही ये जो सौंदर्य हमने पढ़ा है ये सारा सौंदर्य अपने आप ही नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार ये जादू टूटता हुआ सा नजर बताया है। इसके अलावा जो प्रश्न बनते हैं इसमें, एक तो इसका मूल भाव क्या होता है, ये प्रश्न कई बार पूछा परीक्षा में, इसको भी हमको ध्यान रखना है। मूल भाव के माध्यम से, जैसे हम मूल भाव लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे कि इस कविता के माध्यम से कवि विभिन्न प्रतिमानों और बिंबों के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहते हैं प्राकृतिक उषा काल का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इस कविता में कवि ने किया है, और बताया है कि प्रातःकाल जो है आकाश नीले संग की बाती बड़ा ही सुरम्य और सुंदर दिखाई दे रहा है। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रतिमानों का सहारा लिया, जैसे काली सिल पर किसी ने केसर में उड़ेल दी हो, या फिर काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया से कुछ मल दिया हो, या दूसरा उदाहरण उन्होंने लिया कि सूर्य का प्रतिबिंब इस प्रकार लगता है जैसे कोई जल स्रोत में कि कोई गौर वर्ण जो स्त्री है
उसकी झिलमिलाती देह हिलती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार इसमें प्राकृतिक उषा काल के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही अद्भुत चित्रण इसमें किया गया है। इस प्रकार हम मूल भाव लिख देंगे। एक प्रश्न और आ जाता है इसमें कि इसमें ग्रामीण परिवेश के अंचल का चित्रण हुआ है, तो ग्रामीण परिवेश का चित्रण हुआ है, इसका कैसे करेंगे हम? तो ग्रामीण परिवेश की कवि ने इस कविता में जो विभिन्न बिंबात्मक या प्रतीकात्मक शैली में जो विभिन्न उदाहरण दिए हैं, विभिन्न उपमाएं दी है, वो सारी उपमाएं उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से ली है। कैसे? जैसे हम लिखेंगे कि जैसे काली सिल, ये सिलबट्टे और इस प्रकार के सिलबट्टे में चटनी पीसना और ये सब कार्य आज प्राय गाँव में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि स्लेट पर भी शहर के लोग तो कॉपी या नोटबुक इस प्रकार बनाने लग जाते हैं, लेकिन गाँव में आज भी स्लेट पर ही लिखा जाता है, इसलिए उसकी तुलना स्लेट से भी की गई है। तो विभिन्न जो प्रतिमान जल स्रोत की बात आती है, तो जल स्रोत में स्नान करना, प्राकृतिक जल स्रोतों में स्नान करना, ये सब गाँवों में ही देखने को मिलता है। शहरों में कोई इस प्रकार के स्नान नहीं करते प्राकृतिक जल स्रोतों में, इसलिए इन सब बातों से ये स्पष्ट होता है कि इसमें ग्रामीण परिवेश का चित्रण हुआ है। इसका उत्तर भी हम इस प्रकार दे देंगे। ठीक है, अब ये बात हो गई इसकी व्याख्या की। अब परीक्षा में मान लो प्रश्न ये से आ जाए कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो सप्रसंग व्याख्या के लिए हमको क्या करना होगा? तो सप्रसंग व्याख्या भी हम एक बार देख लेते हैं। इसकी सप्रसंग व्याख्या है तो हमको किस प्रकार लिखना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसकी प्रक्रिया आप जानते ही है कि उसकी व्याख्या करने के लिए हमको जैसे पहले प्रसंग लिखेंगे। पहले हमने प्रसंग लिखा, प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत कविता, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे। आरोह के अंतर्गत शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा शीर्षक से अवतरित है। ये इसमें हमने लिख दी। इसमें कवि ने उषा कालीन सौंदर्य का वर्णन किया है। यह हमारा संदर्भ और प्रसंग हो जाता है। इसके बाद में व्याख्या भी बताई उस प्रकार लिखी देंगे हम। और विशेष की बात है तो विशेष के जो बिंदु आएंगे इसमें, एक तो आएगा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, ठीक है। दूसरा बिंबात्मक शैली, उपमा अलंकार, ठीक है। इसके अलावा मुक्तक छंद का प्रयोग, एक लिखेंगे हम उषा कालीन सौंदर्य का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है, ठीक है। इस प्रकार हम लिख देंगे। तो ये हमारी प्रसंग व्याख्या और विशेष भी हम इस प्रकार कर देंगे। प्रश्न जो पूछे हैं उनको अधिकांश मैंने समझा ही दिया है, और फिर भी कोई अन्य जो प्रश्न बनते हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और फिर भी कोई समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, उनके माध्यम से मैं समाधान निश्चित रूप से करता हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार के भाग आपको नियमित रूप से प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।